बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706, इसका फरवरी मार्च 2020 का पेपर 1 करने जा रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप क्रैचिंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा फरवरी मार्च 2020 एएस लेवल अकाउंटिंग MCQs। वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 में कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए बिजनेस। एक बिजनेस की ये इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रहे हैं और आर्स आपको दे रहे हैं। तो बजट कहता है 180,000 की फिक्स्ड ओवरहेड इन्होंने कैलकुलेट किए थे। फिक्स्ड ओवरहेड क्या होते हैं? देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों को मिलाएं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है आपकी। तो हमने प्लान किया था या बजटेड हमारा था कि फिक्स फैक्ट्री ओवर हमारे इतने होंगे और 10,000 आवर्स के लेवल के ऊपर 180,000 की कॉस्ट आएगी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की। एक्चुअली जब हमने बिजनेस अपना ऑपरेशन शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू करी, तो पता चला एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है $190,000 के हो गए और जो आर्स हमारे लगे वो 11,000 आर्स लगे। देखिए व्हाट वाज द ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपने ओवर एब्जॉर्ब किया प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर, या अंडर एब्जॉर्प्शन आपने करा। इसका देखिए आसान तरीका ये होता है, ये कंसेप्ट आप जहन के अंदर रखें। मैंने लास्ट भी लेक्चर रिकॉर्ड कराया था, वहाँ भी समझाया था, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो आपके अगर छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आप जहन के अंदर क्लैरिटी के साथ रखेंगे तो फिर बहुत आसान है ये तमाम चीज़ें। और अगर ये आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। तो अब कंसेप्ट ये है इसका कि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दें तो आप याद रखिएगा सबसे पहला काम आप ये करें कि बजटेड, हमेशा जो रेट कैलकुलेट कीजिएगा आप जो प्रोडक्शन पे अप्लाई करेंगे वो हमेशा बजटेड से कीजिएगा। तो जो बजट आपका दिया हुआ है $180,000 की फिक्स कॉस्ट है, $10,000 आवर्स हैं, तो 180,000 को स्ट्रेट आप डिवाइड कर दें 10,000 आवर्स से। इसका मतलब है $18 पर आवर। ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का रेट आपके पास आ गया। जब ये रेट आप कैलकुलेट कर लें तो जो एक्चुअल आवर्स आपके लगे हैं, क्योंकि आवर्स के ऊपर आपने रेट कैलकुलेट किया था, जो एक्चुअल आवर्स लगे हैं उसके ऊपर इसको अप्लाई कर दें। इस 18 को, ये देख रहे हैं आप, 11,000 आवर्स आपके एक्चुअल लगे, तो 11,000 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास $198,000 का जो अप्लाइड ओवरहेड, इसे कहते हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो आपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर करा वो कितना करा? $198,000। एक्चुअल कितना लगा? एक्चुअल देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए जब आप प्लानिंग करते हैं, आपको पता है नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर भी जो कुछ हम प्लान करते हैं ऐसा होता तो नहीं है लाइफ के अंदर। आपने बजट ज़रूर बनाया था लेकिन जब एक्चुअली आप ऑपरेशंस के अंदर गए तो वहाँ पर चीज़ें डिफ़र हो जाती हैं। आपने कैलकुलेट सोचा होगा कि यार लेबर मुझे जो सुपरवाइज़र्स हैं वो मुझे एक सर्टेन अमाउंट के अंदर मिल जाएंगे, वो एक्चुअली आपको नहीं मिले, आपका अमाउंट बढ़ गया या कम भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से इंश्योरेंस के रेट्स आपके चेंज हो सकते हैं। टेनेंट्स जो लैंडलॉर्ड है आपका वो आपसे किराए की डिमांड ज़्यादा कर सकता है। तो देयर मे बी वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से जो आपका प्लान है वो फिर आगे पीछे हो जाता है। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको फिर हम क्या करते हैं कि अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब जो हम प्रोडक्शन के अंदर करते हैं इसको फिर फाइनली हम कॉस्ट के अंदर क्लोज भी करते हैं जाके। तो वो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए इस सवाल के हिसाब से कि आपने पहले रेट कैलकुलेट करें, रेट को एक्चुअल आवर्स के ऊपर अप्लाई करें और जब आपके पास आ जाए तो उसको फिर कंपेयर कर लें एक्चुअल से। तो देखिए अभी क्या हुआ, 198,000 का आपने अप्लाई कर दिया, एक्चुअल आपका $190,000 है, कम है आपका। तो आपने इसका मकसद है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा अप्लाई करा फैक्ट्री ओवरहेड को, कितने से? 8,000 से। तो 8,000 ओवर, ये इत्तेफाक से ए के अंदर ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की जो राइट चॉइस बनती है वो ए बनती है, क्योंकि आपने ओवर एब्जॉर्ब करा है, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा अप्लाई आपने किया। तो
ये थी इसकी लॉजिक कि हमेशा बजट के ऊपर रेट कैलकुलेट कीजिएगा, जो रेट आए उसको एक्चुअल आवर्स के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। वो लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, वो मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, वो फिर सवाल में देगा जैसे यहाँ इसने आपको आवर्स बताए थे। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, आप बिजनेस प्लान टू सेल all the 10,000 units produced next year at the same price as this year। कि वो बिजनेस प्लान कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी वो 10,000 यूनिट्स जो बनाएगा वो उसी प्राइस पे बेचेगा जिस प्राइस पे उसने इस साल बेचे हैं। डायरेक्ट कॉस्ट आर फोरकास्ट टू डिक्रीज बाय $2 पर यूनिट। डायरेक्ट जो कॉस्ट है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट जिसे आप कहते हैं, वो फोरकास्ट कर रहा है कि $2 पर यूनिट से गिर जाएगी एंड टोटल फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय $40,000। और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी $40,000 से। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, कि इसका इफेक्ट ये बताएं क्या पड़ेगा, टोटल कॉस्ट पे क्या पड़ेगा एंड ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर वी आर गेटिंग नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, कि ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, हमारी सारी कॉस्ट पूरी हो रही है और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम खड़े हुए हैं, इससे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो हम इस सवाल को समझने के लिए, क्योंकि ये कहता है कि प्राइस जो है हमारी चेंज नहीं होगी, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं है और वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम हो गई, तो हम समझने के लिए पहले ये करते हैं कि जो करंट ईयर है, इस करंट ईयर में हम देख लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारी $10 की थी और जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो हमारी कोई $7 की थी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया मेरे पास? $3 पर यूनिट का आ गया। यहां पर फर्स्ट कर लेते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है वो $15,000 की एज्यूम कर रहे हैं हम ये करंट ईयर के अंदर, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं है। फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो $15,000 की फिक्स कॉस्ट थी। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? यूनिट्स के अंदर की जो फिक्स कॉस्ट है उसको ऊपर रखते हैं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को नीचे रखते हैं। तो कितने यूनिट्स आ गए? इसका मकसद है ब्रेक इवन पॉइंट 5,000 यूनिट्स था आपका, कि अगर आप 5,000 यूनिट्स बनाएंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये तो हमारा करंट ईयर था। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, जिसकी ये बात करता है। नेक्स्ट ईयर में सेलिंग प्राइस तो ये कहता है सेम रहेगी, तो मैंने 10 लिख दिया। ये कहता है वेरिएबल कॉस्ट 2 पर यूनिट से गिर जाएगी, तो 7 थी पहले, 2 से गिरने का मकसद है अब कितनी हो जाएगी? 5 हो गई। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो मेरा बढ़ गया, देख रहे हैं आप। इसके बाद ये कहता है फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होगी? फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी? 40,000 से बढ़ेगी। तो 15,000 थी, 40,000 से अगर बढ़ेगी तो टोटल कितनी हो जाएगी? $65,000 हो जाएगी। अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो क्या तरीका है? इस $65,000 को मैं इस 5 से, जो मेरी नया है, उससे अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? ये $65,000 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 13,000 यूनिट्स। देख रहे हैं आप। तो ब्रेक इवन यूनिट्स क्या हुए? बढ़ गए। ये देख रहे हैं आप, ब्रेक इवन पॉइंट्स आपका क्या हुआ? यूनिट्स के अंदर इंक्रीज हो गया। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी वो भी क्या हुई आपकी? वो भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि 40,000 से इंक्रीज हो रही है और $2 पर यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट आपकी बड़ी है। तो 10,000 यूनिट्स आप बेचेंगे तो 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो $20,000 वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम हुई, जबकि फिक्स कॉस्ट $40,000 से बढ़ी है। तो $20,000 का तो स्ट्रेट इम्पैक्ट है इसके अंदर। तो यह आपने यहाँ भी देखा आके कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई, टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई आपकी, और ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ गया। तो इसका मकसद है दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, और दोनों इंक्रीज होने का मकसद आप देखें कि डी चॉइस जो आपकी बनती है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, जो डी चॉइस है, फिर उसमें दोनों जगह आपने देखा कि इंक्रीज। मैंने आपको समझाया पहले कि एक सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई थी, तो पहले मैंने एज्यूम कर लिया फर्स्ट ईयर को, उसके बाद फिर उसके अंदर जो चेंज था मैंने उसको करके दिखाया कि 7 वेरिएबल कॉस्ट की 2 से डिक्रीज हुई, तो मैंने 5 लिख दिया। 5 मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। 15,000 की फिक्स कॉस्ट के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट 5,000 यूनिट्स था, जब ये 40,000 से इंक्रीज हुई तो 65,000 टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। उसको मैंने 5 जो नया मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उससे डिवाइड किया तो 13,000 यूनिट्स। सब होते ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स के अंदर भी बढ़ गया और टोटल फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई। तो ये फिर आपका डी चॉइस होती है।
क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए बिजनेस, कि एक बिजनेस की ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये दी हुई है। वो क्या दी हुई है? सेल्स रेवेन्यू आपको दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है। तो सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट आपको अगर दी हुई है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने कहता है व्हाट इज़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये बताएं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर आप निकालने जा रहे हैं तो पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये आपके पास $422,000 आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, अगर रेशो आप निकालने जाएं तो इस $420,000 को ऊपर रखें और जो सेल्स है इसको नीचे रख दें, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाएगा आपके पास। ये मैं कर क्यों रहा हूँ ये भी बताता हूँ आपको। ये 70% आ गया, या परसेंटेज को सिंपल 0.7 भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, 0.7 या 70%। देखिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने हमें सिर्फ प्रॉफिट पूछा है, इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट गायब है, वेरिएबल कॉस्ट तो दी भी है, फिक्स कॉस्ट गायब है। अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाए तो फिर मेरी ज़िंदगी आसान है, मैं आराम से कैलकुलेट कर लूँगा कि यार प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है। अभी तो फिक्स कॉस्ट ही गायब है। फिक्स कॉस्ट मालूम करने के लिए कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स इसने आपको दी हुई है, तो ब्रेक इवन सेल्स दी हुई है, मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाल दिया। ब्रेक इवन सेल्स का, ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब देखें फिक्स कॉस्ट गायब है मेरे पास से, अलबत्ता ब्रेक इवन सेल्स दी हुई है। ब्रेक इवन सेल्स कितनी है मेरे पास? 400,000 की ब्रेक इवन सेल्स, ये देख रहे हैं, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू दिए हुआ है। फिक्स कॉस्ट मुझे मालूम करनी है, उसको मैंने रोक लिया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 0.7 मेरे पास आया है, 70% या 0.7। ये 0.7 यहाँ डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इक्वेशन के इस तरफ इसको लेकर आऊँ तो 0.7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 400,000 को अगर मैं 0.7 निकालूं तो ये 280,000 बनता है मेरा। ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। ये $280,000 जब फिक्स कॉस्ट मेरी आ गई तो अब ज़िंदगी आसान है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपने निकाल दी। सेल्स रेवेन्यू आपको दिया हुआ है, सेल्स रेवेन्यू कितना है? 600,000। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास 422,000। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन $420,000 आपने निकाला। इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें, फिक्स कॉस्ट अभी निकाली है $280,000 आपने, तो $420,000 आपने निकाला था, $280,000 माइनस कर दिया इसमें से, तो $140,000 आपके पास आता है, और एक्चुअली ये आपका प्रॉफिट है। Have you got the point? The simple logic is that कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स आपके क्लियर है तो यू विल बी गेटिंग मी इजीली, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स निकालने का पॉइंट फार्मूला याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अगर रेवेन्यू निकाल रहे होते हैं तो फिर रेशो लिखते हैं, और अगर यूनिट्स निकाल रहे हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो सिंपल आप यूनिट के अंदर लिखते हैं। लेकिन अगर आपको रेवेन्यू में निकालना हो तो फिर रेशो लिखते हैं। ये पॉइंट भी जहन के अंदर रखिएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर आप यूनिट के अंदर लिखते हैं तो ये यूनिट्स के अंदर आ जाता। अच्छा, अब ये करें कि आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दी थी, तो फिक्स कॉस्ट के बगैर आप प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते। तो आपने सबसे पहला काम क्या करा कि सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल को, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल दिया। जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आ गया तो फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आपने निकाली। रेशो निकालना आसान है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ऊपर रखा आपने और सेल्स रेवेन्यू को नीचे रखा, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 0.7 या 70% आपके पास आ गई। जब ये रेशो एक दफ़ा आपके पास आ गई तो ब्रेक इवन पॉइंट का आपको पता है, ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से। तो फिक्स कॉस्ट मालूम करनी थी, ब्रेक इवन सेल्स उसने सवाल में आपको दी हुई है, उसमें आपने इक्वेशन के इस तरफ रखा, फिक्स कॉस्ट मालूम करनी थी, और 0.7 जो है ये आपका 70% या 0.7 आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो थी। 0.7 को इक्वेशन के इस तरफ लेकर आए, और हमने जब ब्रेक इवन पॉइंट को, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करा इससे,
तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। एक दफ़ा जब फिक्स कॉस्ट आ गई तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से मैं अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो इस लॉजिक के तहत हमने ये सवाल करा, तो हम कह सकते हैं 27 के अंदर जो राइट चॉइस है हमारी वो बी चॉइस बनती है। 27 की बी चॉइस फिर राइट होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाए, विच स्टेटमेंट अबाउट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आर करेक्ट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करता है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के कॉस्ट का वॉल्यूम से ताल्लुक़ होता है, और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट एज्यूम कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिहेव इन अ लीनियर फैशन। क्या होता है लीनियर फैशन का मकसद है कि साइमल्टेनियसली एक साथ बढ़ रही है। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोडक्शन से। सेल्स आप ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो रेवेन्यू आपकी जो है और कॉस्ट जो है वो लीनियर फैशन के एग्जैक्टली अगर रेवेन्यू बढ़ेंगे तो फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी आपकी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मार्जिनल कॉस्टिंग या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर के जो बिहेव करते हैं ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू वो लीनियर फैशन के अंदर करते हैं, यानी अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो फिर कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। ये वन चॉइस जो है वो आपकी सही है। इट एज्यूम दैट ओनली एक्टिविटी लेवल्स आर अनसर्टेन, ये करेक्ट है। कंसिडर एक्टिविटी लेवल मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, ये भी गलत है। नॉर्मली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर याद रखिएगा कि इसमें एजम्पशन यही होता है कि जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट जो हैं वो लीनियर फैशन के अंदर बिहेव करती हैं कि अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर रेवेन्यू कम होगा तो फिर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली आपकी कांस्टेंट रहती है सर्टेन लेवल के ऊपर, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ टोटल जो है वो डेफिनेटली लीनियर फैशन के अंदर चली जाती है। तो ये 28 के अंदर हमारी वन चॉइस जो है फिर राइट चॉइस है, और वन चॉइस जो है वो के किस में रहा है, वो सी के अंदर कहता है वन ओनली। तो ये वन ओनली जो है बिल्कुल सही है लीनियर फैशन वाला, तो सी चॉइस जो है 28 के अंदर आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आ जाए, कंपनी इज फोरकास्टिंग इट्स प्रॉफिट एट 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, के 2 डिफरेंट लेवल्स एक्टिविटी के ऊपर जो है ये इन्होंने फोरकास्ट किया है। सेल्स के यूनिट्स हैं 5000 यूनिट्स और 8000 यूनिट्स। टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है $20,000। 5000 एक्टिविटी लेवल यूनिट्स लेवल के ऊपर जो टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट है $20,000 की है, और 8000 के ऊपर $26,000 की है। प्रॉफिट जो है 15,000 30,000 है, सेल्स रेवेन्यू $35,000 है, और 8000 यूनिट्स जब बिके तो $56,000 का रेवेन्यू था। फिक्स कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस आर अनचेंज, के फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं हो रही है और सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं है विद इन द अबव एक्टिविटी रेंज। कि जो एक्टिविटी रेंज है 5000 यूनिट्स से 8000 यूनिट्स की, इसके अंदर कहता है कि सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं हो रही है और फिक्स कॉस्ट भी आपकी चेंज नहीं है। व्हाट इज़ द फोरकास्ट प्रॉफिट इफ सेल्स वर 7000 यूनिट्स, अगर सेल्स 7000 यूनिट्स होंगी तो फिर प्रॉफिट बताइए कितना होगा। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट ज़रा निकाल लें। देखिए ये 56,000 देख रहे हैं सेल्स रेवेन्यू और 35,000, तो 56,000 को डिवाइड कर दें 8000 से, तो 56,000 को अगर मैं 8000 से डिवाइड करता हूँ तो 7 आ जाती है मेरे पास। अब इसी तरीके से ही अगर $35,000 को मैं 5000 यूनिट से डिवाइड करके चेक करना चाहूँ, क्योंकि 5000 यूनिट्स बिके तो 35,000 का रेवेन्यू मुझे मिला, तो देखिए वो भी 7 आया। इसका मकसद है बात उसकी सही है कि दोनों जगह पे सेलिंग प्राइस आपकी सेम है, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। जब आपने 8000 यूनिट्स बेचे तो $56,000 का रेवेन्यू आया, $56,000 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो $7 पर यूनिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस आ गई। इसी तरीके से 35,000 रेवेन्यू आपको मिला 5000 यूनिट्स बेचने के बाद, तो 35,000 को मैंने 5000 से डिवाइड किया तो भी $7 पर यूनिट सेलिंग प्राइस आती है। तो ये आप कैलकुलेट कर लें। तो हाई लो मेथड का एक फार्मूला याद रखिएगा। हाई लो मेथड का मकसद ये होता है कि आप, क्योंकि इसके अंदर दोनों कॉस्ट इसने मिला दी है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है आपकी और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। जब कभी ऐसा हो और यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल आपको 2 दिए जाएँ तो फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया करें। सिंपल हाई लो मेथड कहते हैं।
हाई लो मेथड। हाई लो मेथड का मकसद है कि हाई कॉस्ट में से लो कॉस्ट को माइनस कर दें और जो हाई यूनिट्स हैं उसमें से लो यूनिट्स को माइनस कर दें। तो हाई लो मेथड के तहत फिर हम जो डिफरेंस आता है, जब डिफरेंस को हम निकालते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट का आपके पास एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि जो चेंज है वो हम कहते हैं कि यार फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती ही नहीं है। कंसेप्ट ये है, तो जो भी चेंज होगा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट आपकी होगी। ये कंसेप्ट जहन के अंदर बिठा लें कि फिक्स कॉस्ट क्योंकि चेंज नहीं होती किसी भी लेवल के ऊपर, तो जो भी डिफरेंस निकलेगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये $20,000 है 5,000 एक्टिविटी के ऊपर, तो ये $26,000 है। तो $26,000 जो है इसमें से $20,000 आप माइनस कर दें, तो इसका मकसद है $6,000 का चेंज आया। और इन दोनों का डिफरेंस को निकाल दें 5,000 और 8,000 यूनिट्स, तो ये कितना आता है 3,000 यूनिट्स। तो इसको अगर मैं 3,000 यूनिट से डिवाइड करूं, 6,000 को 3,000 यूनिट से अगर डिवाइड करूं तो $2 पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी आई। तो हमेशा याद रखें हाई लो मेथड से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास निकल जाए एक दफ़ा, तो जो एक्टिविटी दी हुई है उस एक्टिविटी पे अप्लाई कर दें उसको। जैसे ये 5,000 यूनिट्स है, इस 5,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 कितना आ गया 10,000 आ गई। और टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है इसने 20,000 दी हुई है। तो टोटल कॉस्ट है 20,000, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट अभी आपने निकाली $10,000, तो एक्चुअली ये $10,000 जो है ये फिक्स कॉस्ट है। और ये आप दूसरे लेवल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस 8,000 पे करना चाहें तो इसको भी देख लें। ये $8,000 है, 8,000 यूनिट्स है, $2 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो देखें ये 16,000 जो है वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इस लेवल पर टोटल कॉस्ट कितनी है 26,000। टोटल कॉस्ट जो है 26,000 है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट में अगर 16,000 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, देख रहे हैं ये 10,000 ये फिक्स कॉस्ट। देखिए वही फिक्स कॉस्ट यहाँ भी 10,000 आई, ये देख रहे हैं 10,000 यहाँ भी आई, और अगर इस लेवल के ऊपर भी मैंने इसी कंसेप्ट को यूज़ करूँ तो भी 10,000 आती है। इसका मकसद है मेरी $10,000 जो है वो फिक्स कॉस्ट है और बाकी $2 पर यूनिट है। अब ज़िंदगी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि 7,000 यूनिट्स इसने बेचे और प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 7,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 7 आप पूछेंगे क्या है, सेल्स रेवेन्यू। $7,007 पर यूनिट हमने देखा था ना, निकाला है अभी ऊपर हमने कि $7 पर यूनिट के हिसाब से है। तो 7,000 यूनिट्स को 7 से किया तो सेल्स रेवेन्यू आपके पास 49,000 आ गया। वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, 7,000 यूनिट्स बेच रहे हैं और $2 हमने निकाली है, तो 14,000 जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट हम निकाल कर आ रहे हैं $10,000, इसको भी माइनस कर दें, तो 49,000 में से 14,000 वेरिएबल कॉस्ट है और 10,000 फिक्स कॉस्ट है, तो आपका जो प्रॉफिट आया है वो $25,000 आया। देख रहे हैं आप ये कि $25,000 का जो प्रॉफिट है वो कहाँ दिया हुआ है, इसने बी चॉइस के अंदर दिया हुआ है। तो 29 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि जो बी चॉइस है हमारी $25,000 वो फिर राइट चॉइस बनती है। कंसेप्ट मैंने आपको समझाया बड़े सिंपल तरीके से, आपकी समझ में आया होगा कि यूनिट्स का डिफरेंस लेके हाई लो मेथड से हमने कैलकुलेट करा और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, उसको फिर हमने एक एक्टिविटी पे अप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली और टोटल में से उसको माइनस करके फिक्स कॉस्ट निकाल ली। जब ये दो चीज़ें आ गई तो बाकी फिर मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझा दिया। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में और आ जाएगा। 30 में आते हैं, व्हाई वुड ए बिजनेस प्रिपेयर बजट। बिजनेस क्यों बजट बनाता है? बजट बनाने का देखिए तरीका ये होता है, नंबर 1 टू कम्युनिकेट इट्स प्लान। बिल्कुल सही बात है, बजट बनेगा तो फिर प्लान हम कम्युनिकेट करेंगे उनको जिनको ये बजट इम्प्लीमेंट करना है कि आपने बजट तो बना लिया, आप मैनेजर हैं, अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाएंगे तो बताएंगे ना अपनी टीम को बैठ के कि भाई ये बनाया है, इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो कम्युनिकेट करते हैं आप अपनी टीम को बजट को ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके।
इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसे कम्युनिकेट करते हैं, बात बिल्कुल सही है। तो इनेबल इट टू कंट्रोल कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बजट बनाएंगे ही नहीं, अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं किसी ट्रिप पे और ट्रैवलिंग का अगर आप बजट नहीं बनाएंगे तो फिर तो आप हैपेजर्ड वे में खर्चा करेंगे, पैसे भी ज़्यादा खर्चा होंगे। लेकिन अगर आप प्लान करके जाएंगे कि यार मुझे यहाँ पर इतने पैसे खर्च करने हैं, इस लेवल के होटल में ठहरना है, तो फिर एक्चुअली जो कुछ हो रहा होगा उसे फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बजट का पर्पज़ ये भी होता है टू इनेबल इट टू कंट्रोल कॉस्ट, के कंट्रोल कॉस्ट करेंगे तो इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट क्वालिटी। क्वालिटी का ताल्लुक नहीं होता क्योंकि बजट इज़ ऑल अबाउट द नंबर्स। तो क्वालिटी जो है वो नॉर्मली इसमें नहीं आता बजट के अंदर, तो ये वाला पार्ट गलत है। तो प्लान इट्स ऑपरेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप अपने ऑपरेशन को प्लान करते हैं कि कितनी प्रोडक्शन होगी, कैसे बनाएंगे उसको। तो 1, 2 एंड 4 जो है वो बिल्कुल फिर आपके 3 जो चीज़ें हैं वो तो बजट के होल पर्पस होते हैं। तो बी चॉइस के अंदर आप देख रहे होंगे 1, 2 एंड 4 लिखा हुआ आ रहा है, ये फिर आपकी राइट चॉइस बनती है। ये आपने देखा कि किस तरीके से बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के कंसेप्ट्स थे जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करे। इनको रिपीट कीजिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। इंशाल्लाह फिर हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ आपको 2021 का जो फरवरी मार्च का जो पेपर है वो भी आपको MCQs वाला पेपर जो है मिलेगा वहाँ पे, उसके भी लेक्चर्स वहाँ पर हैं। और ये फिर हमने सेकंड हमारा जो पेपर है फरवरी मार्च 2020 का, इसको भी हमने कंप्लीट किया। आप समर और विंटर के पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग इस लेक्चर को अपने साथियों तक भी फैलाएं, अपने दोस्तों तक, और इसमें जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती किसी पर्टिकुलर एरिया में उसे कमेंट्स के अंदर लिखें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको एक्सप्लेन भी करें और जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती हैं उनके कंसेप्ट्स को भी क्लेरिफाई करें और समझाएं आपको क्या होता है। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।